ओके, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इस पर्टिकुलर चैप्टर की सीरीज ऑफ लेक्चर्स के साथ हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। और पिछला जो क्लास था अपना, उसमें हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पर कुछ डिस्कशन किया था। तो कुछ एक बातें मैं पहले हल्का सा रिवीजन आपके सामने रखता हूँ और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आपको पता होगा कि जब हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसी भी गिवन चार्ज के लिए डिफाइन की थी, तो सबसे पहले हमने ऐसे लिखा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो वहां पे डेवलप हो रहा होगा उसको अपोजिट चार्ज से डिवाइड करना है, सामने वाले चार्ज से उसको डिवाइड कर देना है, तो हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मिल सकती है। इसी रिलेशन को हम फोर्स के लिए भी यूज करते हैं कभी कभी, कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी गिवन प्लेस मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज। यूनिट वाइज अगर हम बात करें तो बहुत ही सिंपल सा यूनिट हम लोग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यहाँ पे लगाते हैं, और वो है न्यूटन पर कूलम। जरूरत पड़ने पर हम कभी कभी वोल्ट पर मीटर ऐसा यूनिट भी यहाँ पे हम लगा सकते हैं। लेटर ऑन हमने किसी पॉइंट चार्ज के लिए जब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को डिफाइन किया, तो हमने बहुत ही सिंपल तरीके से उसका एक मैथमेटिकल फॉर्मेशन ऐसे लिखा, 1/4πε0। जो कुछ भी चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे हम लेंगे, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि जिस डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, उस डिस्टेंस का हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे। सो दिस इज हाउ वी ट्राई टू डिफाइन इट। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट वी शुड रिमेंबर दैट कि किसी भी गिवन प्लेस पर अगर हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन निकालना चाहते हैं, तो हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पॉजिटिव चार्ज से हमेशा अवे की तरफ डायरेक्टेड होगी। और किसी गिवन सिचुएशन में अगर हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को नेगेटिव चार्ज के रेफरेंस में निकालना चाहते हैं, नेगेटिव चार्ज के लिए बताना चाहते हैं, तो वी शुड रिमेंबर दैट कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमेशा नेगेटिव चार्ज की टुवर्ड्स की तरफ डायरेक्शन में आएगी। किसी गिवन प्लेस पर अगर हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का बस एक एरो ऐसे दिखाया जाता है कि दिस इज द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, तो वी मे कंफर्म कि इस एरो की टेल पर पॉजिटिव पोर्शन ऑफ द फील्ड रहेगा और इसकी हेड पर नेगेटिव पोर्शन ऑफ द फील्ड रहेगा, बिकॉज एज पर डायरेक्शन रूल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है ये डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के अवे और नेगेटिव चार्ज की तरफ टुवर्ड्स आएगी। सो बेस्ड ऑन दैट वी आइडेंटिफाई कि ये वाला पोर्शन पॉजिटिव रहना चाहिए और ये वाला पोर्शन नेगेटिव रहना चाहिए। अब इसके हमने कुछ ग्राफ वगैरह भी बनाए थे, एंड अच्छा खासा 1 आवर हमारा इंट्रोडक्टरी डिस्कशन इस पूरे मामले पे हो चुका है। वन मोर एडिशनल थिंग आई वांट टू से दैट कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। हावेवर इन सब बातों पर हमारा डिस्कशन हो चुका है, बट मैं जस्ट रिवीजन के तौर पे सारी बातें यहाँ पे बता रहा हूँ, बिकॉज वी जस्ट हैव टू कंटिन्यू विद द न्यूमेरिकल्स। तो आई वाज सेइंग कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है ना एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी रहने से यहाँ इस बात का हमें हमेशा ख्याल रखना होता है कि जब मल्टीपल चार्जेस हमारे पास होंगे, तो टोटल या नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालते वक्त, फाइंड आउट करते वक्त हमें वेक्टर रूल्स का यूज करके उसकी एडिशन करनी होगी। मींस वी कैन नॉट जस्ट गो ऑन बाय यूजिंग द एल्जेब्रिक मेथड्स। एल्जेब्रा का यूज करके हम एडिशन नहीं कर सकते, हमें वेक्टर रूल्स, पैरेललोग्राम लॉ या ट्रायंगल लॉ या जो भी दूसरे वेक्टर रूल्स रिक्वायर होंगे किसी गिवन सिचुएशन में, उनका ख्याल रखते हुए हमें नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। आई होप आपको ये सारी बातें याद होंगी, सो दैट आई कैन जस्ट कंटिन्यू विद द फ्यू न्यूमेरिकल्स। यस और नो? यस, ये सारी बातें यस हैं, सर। रिकॉल है ना? ओके, बढ़िया। और else you can just have a look on the previous lecture. Now let's continue with the numericals. आज की क्लास के लिए हमारा पहला क्वेश्चन है। अब देखिए, इस क्वेश्चन में हमें ये बताया जा रहा है कि एक आर्क है, सेमी सर्कुलर नजर आ रही है, ओके, और हाफ अ पोर्शन इज चार्ज्ड विद द पॉजिटिव चार्जेस एंड द रिमेनिंग हाफ इज चार्ज्ड विद द नेगेटिव चार्जेस। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है, यहाँ लैम्बडा हमें गिवन है, इससे हमें अंदाजा हो जाता है कि ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है। प्लस का मतलब पॉजिटिव चार्जेस हो गए यहाँ, नेगेटिव माइनस का मतलब नेगेटिव चार्जेस हो। तो कह रहा है कि डायरेक्शन क्या होगा। वी जस्ट हैव टू फाइंड द डायरेक्शन, नथिंग एल्स। सो डायरेक्शन का रूल आप अपने जहन में बिठाइए। कोई भी पोर्शन अगर पॉजिटिव होगा, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन कहाँ जाएगा? अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्जेस। और कोई भी पोर्शन अगर नेगेटिवली चार्ज होगा, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन उतने ही पोर्शन के लिए टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्जेस होगा। तो अगर हम ये अपर सेक्शन देखते हैं, तो इस अपर सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कहें, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मस्ट बी डायरेक्टेड अवे
मींस इस पोर्शन के लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन हमें ऐसे दिखाना पड़ेगा। करेक्ट है? यस 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 अब बच्चों ये जो लोअर पोर्शन है, अच्छा ये डायरेक्शन देखें बराबर बाकायदा मैंने सिमेट्रिकली चॉइस किया अवे। अच्छा अब ये पोर्शन नेगेटिव है, तो इसके लिए हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसे दिखानी है? तो आंसर सिंपल है, इसके लिए हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन बताएंगे टुवर्ड्स। सो दिस इज व्हाट वी कैन से, ये टुवर्ड्स, ठीक है। एंड फॉर दिस वी कैन जस्ट से अवे। ये थोड़ा बहुत मैं सेम वेक्टर्स ले रहा हूं, मैग्नेट लेंथ ऑफ द वेक्टर्स मैं इसलिए सेम ले रहा हूं क्योंकि दोनों जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज हैं या दोनों जो चार्जेस हैं वो इक्वल मैग्नीट्यूड में है। So this is for the positive charge and this is for the negative charge. But the question is to find out the net value. बेटा नेट वैल्यू अगर हमें निकालना है तो हमें इन दोनों का वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। सो आप समझ सकते हैं कि नेट वैल्यू का डायरेक्शन जो है ना ऐसे आएगा, डाउनवर्ड, ई नेट। करेक्ट हो गई बात? यस बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ हमें डायरेक्शन प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करनी है। आइए अब इसी तरीके का एक और क्वेश्चन देखते हैं। एंड फॉर योर सरप्राइज लेट मी टेल यू कि ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। ओके इनको लेबल करके ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। सो जैसे मैंने बहुत बिगिनिंग में कहा था आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के स्टार्ट में कि हम इस चैप्टर को बहुत धीमे धीमे इत्मीनान से बिल्कुल जीरो ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे। हर एक बात को मैं बिल्कुल जीरो से आपके सामने रखूंगा। जैसे अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बारे में मैंने प्रीवियस 1 आवर का लेक्चर सिर्फ उसका इंट्रोडक्टरी आइडिया आपके सामने रखा, अब मैं कुछ न्यूमेरिकल्स ले रहा हूँ। maybe couple of lectures I will be taking the numericals and then I will be making more complex calculations for the electric intensity. तो ये बहुत दूर तक जाएगी कहानी। ओके इसलिए हर एक लेक्चर को बड़े ध्यान से सुनना और चीजों को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना। आइए अब इन दोनों अरेंजमेंट्स में देखते हैं, जैसे कि हमें बताया गया है कि भाई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का क्या डायरेक्शन है। तो ये दो अलग अलग अरेंजमेंट्स हमें गिवन है। नाउ इन अरेंजमेंट 1 आप नोटिस करें कि ऐसा इनफाइनाइट या कह लीजिए कि सेमी इनफाइनाइट चार्जेस हैं, यहां आके एंड हो गया ये पॉजिटिव। तो आप मुझे बताइए पॉजिटिव पोर्शन की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन कहां होगा? डाउनवर्ड। करेक्ट है ना? ये ऊपर का जो पॉजिटिव पोर्शन है इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन पॉइंट पी पे अगर मैं चेक करता हूं तो व्हाट इज मोर एक्सपेक्टेड, व्हाट इज एक्सपेक्टेड कंडीशन? क्या ये ऐसे नीचे की तरफ आएगा? यस सर, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव। यस अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। बिल्कुल सिंपल बात है। थोड़ा बहुत ऐसा इंक्लाइन हो सकता है बट हमें फिर सिर्फ डायरेक्शन की बात करनी है तो ऑलमोस्ट हम उसको ऐसे लेंगे। तो बेटा ये आ गया ई, मान लो ये ऊपर की चार्जेस की तरफ से आया। अब ये बताओ कि ये जो नीचे के पॉजिटिव चार्जेस हैं इनकी वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या ऐसे अपवर्ड होगा? यस सोचें आप। यस नो? Yes, ये पॉजिटिव चार्जेस हैं, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। ये ब्लू एरो ऊपर के पॉजिटिव चार्जेस के लिए है और ये ग्रे एरो जो है ये नीचे के पॉजिटिव चार्जेस के लिए है। तो हम यहां बस बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट देखते हैं कि ये आपस में ही कैंसल आउट हो जाते हैं। देयर इफेक्ट्स जस्ट गेट कैंसल्ड। एक दूसरे के लिए उनके इफेक्ट आपस में ही कैंसिल हो जाते हैं। अब बचा कौन? ये सारे नेगेटिव चार्जेस। अब इन सारे नेगेटिव चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या टुवर्ड्स द चार्जेस ऐसी आएगी और यही हमारी ई नेट होगी। करेक्ट हो गई बच्चों बात? यस सर। ओके अब आए यहां देखते हैं। ये एक सर्कल का ही हमें इमेजिनेशन यहाँ पे करना है। थोड़ा सा टिल्टेड दिख रहा है बट कंसिडर इट टू बी अ सर्कल। तो मैं इसको 4 अलग अलग क्वाड्रेंट्स में बांट देता हूं, 4 क्वाड्रेंट्स। आप सोचो, चलो इसका नंबर दे देते हैं बिफोर कैलकुलेशन। ये क्वाड्रेंट 1 हो गया मान लो, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। सॉरी फॉर दैट, ये 4 हो गया। तो क्वाड्रेंट 1 में कैसे चार्जेस हैं? पॉजिटिव है। क्या इन पॉजिटिव चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पॉइंट पी पर ऐसे अवे दिखानी पड़ेगी? यस सर। ई लिख देते हैं इसको। अच्छा अब क्वाड्रेंट 2 की बात करूं, क्वाड्रेंट 2 के लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसी आएगी? पॉइंट पी पर अवे। करेक्ट है ना? यस इसको लिख देते हैं बेटा हम E2 जस्ट फॉर योर रेफरेंस और इस वाले को लिख देते हैं E1।
अब E3 बताओ, E3 का क्या होगा? क्या E3 इसी डायरेक्शन में आ जाएगा बेटा? Yes. यस, बिकॉज ये तो नेगेटिव चार्जेस हैं और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। अब लास्ट में बच जाता है E4। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो E4 की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मुझे अवे दिखानी पड़ेगी। क्यों अवे दिखानी पड़ेगी? बिकॉज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। कीप दिस पॉइंट इन माइंड। तो क्या होगा कि E4 और E4 और E2 आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। ये जस्ट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हैं, डिस्टेंस भी दोनों से सेम है। तो हम कहेंगे कि भाई जितनी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सेकंड क्वाड्रेंट के चार्जेस बना रहे हैं उतनी ही इंटेंसिटी फोर्थ क्वाड्रेंट के चार्जेस बनाएंगे। तो E4 और E2 मैग्नीट्यूड में भी इक्वल हो जाएंगे, डायरेक्शन में अपोजिट हो जाएंगे, तो ये आपस में ही एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएंगे। दिस एंड दिस विल गेट कैंसल। तो नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहां? क्या ये नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हो गई हमारी? यस बस इन दोनों को मिला के हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी, अगर जरूरत पड़ी तो हम कह सकते हैं कि वो E1 प्लस E3 है। मैग्नीट्यूड में E1 और ET जो है ना, दोनों E के इक्वल ऐसे मान लेते हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हम लिख सकते हैं 2E। और डायरेक्शन हमें ऐसे थर्ड क्वाड्रेंट में नीचे की तरफ दिखाना है। बट इन क्वेश्चंस का जो मेन इंटेंशन है वो बस इतना सा है कि हमें डायरेक्शन समझ में आनी चाहिए। ठीक है, बाकी मेजर कैलकुलेशन यहाँ पे कुछ नहीं है कि कितना फॉर्मूला लगेगा, क्या वैल्यू आएंगे, दैट इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। तो मैं समझता हूँ डायरेक्शन आपके दिमाग में बैठ गई अच्छी, कि किसी भी गिवन रीजन में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पॉजिटिव से अवे दिखाई जाएगी और नेगेटिव की टुवर्ड्स दिखाई जाएगी। अगर पॉजिटिव नेगेटिव हमको बोला नहीं गया है और बस एक एरो दिया है कि ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, तो इसका लॉजिकल एंड ये निकलेगा कि उस एरो के टेल पर पॉजिटिव चार्ज माना जाएगा और उस एरो के हेड पर नेगेटिव पोर्शन या नेगेटिव चार्ज माना जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमेशा पॉजिटिव से अवे जाएगी और टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज जाएगी। ठीक है बच्चों? यस ओके। अगर कोई बात समझ नहीं आ रही है तो फौरन मुझे आप बता दें, सो दैट आई कैन गिव मोर एक्सप्लेनेशन फॉर द अंडरस्टैंडिंग। लेट्स कंटिन्यू टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now we have a particle of 1 microcoulomb charge and the mass is also provided, it's 1 gram. 1 microcoulomb, 1 gram. It is being suspended in air near the surface of earth such that its weight of the particle is balanced by electrostatic force. Find the electric field at the location of the particle. अब ये बड़ी अजीब बात है ना कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका कुछ मास है, मान लो m, और इस पर कुछ चार्ज भी है। एज पर डेटा अगर हम चलते हैं तो m अपना जो है 1 ग्राम है। 1 ग्राम आई कैन जस्ट राइट 1 into 10 to the power -3 किलोग्राम, और करस्पॉन्डिंगली इसका जो चार्ज है ये 1 माइक्रोकूलम है। 1 माइक्रोकूलम आई कैन जस्ट राइट 1 into 10 to the power -6 कूलम। अब ये सस्पेंडेड है, लेविटेट कर रहा है, हवा में तैर रहा है ऐसे ही। ऐसा तो होता नहीं है। किसी भी एक छोटे से पार्टिकल को आप, भले वो 1 ग्राम का हो, अगर आप एयर में उसको फ्री कर दें ना, तो ग्रेविटेशनल इफेक्ट से तो नीचे गिर जाएगा ना वो। ऐसा नो? यस सर अब मान लेते हैं कि ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, तब तो ग्रेविटेशनल इफेक्ट से नीचे गिरना चाहिए वो, बिकॉज उस पार्टिकल का जो वेट है, वेट जिसे हम लोग लिखते हैं mg, ये तो डाउनवर्ड पुल करेगा उसको, सीधे नीचे गिर जाएगा वो। बट क्वेश्चन में कह रहा है कि ये सस्पेंडेड है, ये लटक रहा है हवा में, लेविटेटिंग है, तैर रहा है हवा में ऐसे। हाउ इज इट पॉसिबल? तो इसकी पॉसिबिलिटी एक ही हो सकती है कि कोई एक और फोर्स होना चाहिए जो इस वेट mg को बैलेंस करे, तभी ये हवा में तैरेगा, है ना? समझे बात को? Yes, sir. और वो जो दूसरा फोर्स है ना जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो mg को बैलेंस कर रहा है, डेफिनेटली बेटा वो ऊपर की तरफ डायरेक्टेड होना चाहिए, डेफिनेटली। अगर वो ऊपर की तरफ डायरेक्टेड नहीं होगा तो वो mg को बैलेंस कैसे करेगा, है ना? Yes. सोचने वाली बात। अब देखो ये भी हमें ख्याल रखना है कि जो चार्ज हमको गिवन है ना, ये पॉजिटिवली चार्ज है। जस्ट इमेजिन करते हैं बेटा कि मैंने यहाँ पे ना इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी लगा रखी है ऐसी, ये मैंने यूं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी लगाई है। तो जस्ट इमेजिन करो इस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के डायरेक्शन के हिसाब से ऊपर वाला पोर्शन कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, और नीचे वाला पोर्शन कैसा होना चाहिए,
पॉजिटिव। डायरेक्शन के हिसाब से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अगर यूं डायरेक्टेड है तो इसका मतलब इस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को प्रोवाइड करने के लिए यहां कहीं हमने पॉजिटिव पोर्शन बनाना चाहिए और यहां कहीं हमने नेगेटिव पोर्शन बनाया होना चाहिए। अब हमारा चार्ज कैसा है? हमारा जो चार्ज है, जो लेविटेट कर रहा है, जो Positive. हवा में लहट रहा है, वो पॉजिटिव है। वो तो जाहिर बात है ये ऊपर वाले नेगेटिव चार्जेस की तरफ अट्रैक्ट होगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यूं दी गई है। समझे नहीं समझे? Yes. हाँ, तो फिर इस हिसाब से इस चार्ज के ऊपर ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक ऊपर की तरफ डेवलप होने वाला फोर्स बना रही होगी, जो इस चार्ज के वेट को बैलेंस कर लेगा। सो वी मस्ट बी वेरी श्योर कि यहाँ ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप होना चाहिए। अब मैथमेटिकली तो बात यही होगी ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो डेवलप हो रहा होगा वो बैलेंस कर रहा होगा किस चीज को? mg. mg को। mg. हाउ डू वी राइट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? ये रहा फॉर्मूला, भूले नहीं। आया समझ में? Yes. क्या लिखें बताएं आप मुझे, मैं वेट करता हूं। क्या लिखें? eq0 शाबाश, वेरी गुड बेटा। is equals इक्वल to हो गया mg, तो हमने बस बना दिया ई का फॉर्मूला इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय q। अब आप डेटा चेक करें, मास गिवन है हमको 1 इंटू 10 टू द पावर -3। ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू तो हम यूजुअली 10 लेते हैं, 9.8 है, बट हम उसको 10 ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन हमारा सिंप्लीफाई हो जाए। चार्ज का वैल्यू हमको गिवन है 1 इंटू 10 टू द पावर -6। इसे अगर हम सॉल्व करते हैं बच्चों, ये -6 ऊपर चला जाएगा, +6, ये 0, +7 में से -3 निकाल दें आप, यानी कि ये हो जाएगा 10 टू द Plus पावर न्यूटन पर कूलम। तो इतनी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बेटा हमको यहाँ पे लगानी होगी, तो फिर हम ये चार्ज बैलेंस कर पाएंगे। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे बताएं कि क्या चार्जेस इन सिचुएशन में बैलेंस किए जा सकते हैं क्या? जस्ट गिव मी एन आंसर। मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, एक और पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। चलो एक और पॉजिटिव चार्ज है। पहले वाले पॉजिटिव चार्ज, हर एक चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है बेटा वो क्यू है। लेट्स मेक इट क्यू। ठीक है, पहले वाले पॉजिटिव चार्ज पे मैंने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऊपर की तरफ लगा रखी है, जबकि दूसरे वाले पॉजिटिव चार्ज के लिए मैंने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नीचे की तरफ लगाई है। तीसरे वाले नेगेटिव चार्ज के लिए मैंने फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी लगाई ऊपर की तरफ, इसके लिए मैंने फिर लगाई नीचे की तरफ, और लेट्स से इस बार मैंने ऐसी लगा दी। लेट्स से अब आप मुझे बताएं कौन सी चार्ज बैलेंस किया जा सकता है, ऐसे उसको हवा में तैराया जा सकता है, लेविटेट कराया जा सकता है, सस्पेंड कराया जा सकता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा, कौन कौन से चार्जेस के साथ ये पॉसिबल है? सोचें आप। अगर आपको डायरेक्शन वाला फंडा क्लियर है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का, तो आप इस चीज को बड़ी आसानी से आंसर करेंगे। फर्स्ट क्यों? बच्चों पहले चार्ज में ना इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऊपर की तरफ डायरेक्टेड है, तो इसका मतलब ये है कि इस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को बनाने के लिए नीचे वाला पोर्शन पॉजिटिव रहा होगा और ऊपर वाला पोर्शन नेगेटिव रहा होगा। ऐसा? Yes. आप देखो बेटा, जो हमारा फोर्स एक्ट होता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इस पॉजिटिव चार्ज पे कहां एक्ट होगा, ऊपर या नीचे? Head side. ऊपर की तरफ एक्ट होगा। इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट हो जाएगा, ये mg, ये fe। तो हो सकता है कि दोनों आपस में कैंसिल कर लें और एक दूसरे को बैलेंस करके लेविटेट कर जाए, वो हवा में तैरने लगे। अब दूसरे अरेंजमेंट पर आते हैं बेटा, सेकंड अरेंजमेंट पर। जिस हिसाब से हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी लगाई है, तो ऊपर वाला पोर्शन कैसा माना जाएगा? Positive. पॉजिटिव पोर्शन। वेरी गुड। नीचे वाला पोर्शन कैसा माना जाएगा? Negative. अब वैसे भी बेटा इसका वेट नीचे आ रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स कहां जाएगा? सोच के देखें आप। Downward side. वो भी डाउनवर्ड जाएगा बेटा, सिंपल बात है। क्यों? क्योंकि मैंने पॉजिटिव चार्ज लगाया, पॉजिटिव चार्ज तो नेगेटिव पोर्शन की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ये तो किसी कीमत पर बैलेंस नहीं होने वाला, ये तो उल्टा नीचे तेजी से गिरेगा, इसका एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा उल्टा, है ना? पहले तो जी से गिर रहा था, अब जी प्लस एफ वाले फोर्स के एक्सेलरेशन से गिर जाएगा ये। समझे? yes, sir.
अच्छा, अब तीसरे सिस्टम पर आते हैं। जैसी मैंने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी लगाई है तीसरे सिस्टम पर, तो क्या कहते हो? It will balance. इट विल बैलेंस। चेक आउट वेरी क्लियरली। ऊपर वाला पोर्शन नेगेटिव होना चाहिए, नीचे वाला पोर्शन पॉजिटिव होना चाहिए। वेट जो है बेटा ये नीचे की तरफ आएगा, mg। अब बताओ इलेक्ट्रिक फोर्स कहां जाएगा इसका? अपवर्ड डाउनवर्ड? Upward side. अपवर्ड जाएगा। क्या कहते हो? क्या आपको नजर नहीं आ रहा कि Downward. चार्ज Downward. डाउनवर्ड जाएगा? बेटा चार्ज नेगेटिव है, वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। समझे नहीं समझे? Yes. बहुत मामूली सी बातें हैं, और ये फिर मिस्टेक अगर हम यहाँ कर देंगे तो फिर बड़े न्यूमेरिकल्स में बुरी तरह फंसेंगे। तो ये जो चार्ज है, हमने चार्ज जो लिया ना, हमने नेगेटिव चार्ज लिया है, तो वो तो पॉजिटिव पोर्शन की तरफ अट्रैक्ट होगा। इनफैक्ट हमें ये सिखाया गया है, आपको ये बताया गया है कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्ट होता है, अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट होता है, आपको बताया गया ये। अब आप सोचें क्या ये बैलेंस हो पाएगा? No. नहीं, ये बैलेंस नहीं होगा, ये तो तेजी से नीचे गिरेगा। अच्छा, अगली सिचुएशन बताएं। इसका वेट तो नीचे की तरफ आ रहा है, जिस तरीके से आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी लगाई उस हिसाब से नीचे वाला पोर्शन माइनस वाला होना चाहिए और ऊपर वाला पोर्शन प्लस वाला होना चाहिए। सो क्या ये अट्रैक्ट हो पाएगा ऊपर की तरफ? Yes. यस। अगर बच्चों ये ऊपर की तरफ अट्रैक्ट हो गया तो इस पर एक अपवर्ड फोर्स आएगा, और ऐसा हो सकता है कि अपवर्ड फोर्स वेट को पूरी तरीके से बैलेंस कर ले, जस्ट लेविटेटिंग कंडीशन में, जस्ट हवा में लटकने की हालत में वो आ जाए, Fe और mg इक्वल और अपोजिट हो जाएं और ये हवा में तैरने लगे, तो इट्स पॉसिबल, यहाँ पर बैलेंसिंग हो सकती है इसकी। अच्छा, अब यहाँ आते हैं। यहाँ तो बैलेंसिंग का सवाल ही नहीं पैदा होगा। आप देखें जिस हिसाब से मैंने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी लगाई है, पीछे वाला पोर्शन पॉजिटिव होगा और आगे वाला पोर्शन नेगेटिव होगा। अब हमारा चार्ज कैसा है? Positive. पॉजिटिव चार्ज है। अब बच्चों हमेशा की तरह इस चार्ज पर वेट तो नीचे की ही तरफ आएगा, इसमें तो कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ आएगा बेटा? Negative की तरफ. यस, फॉरवर्ड। तो बच्चों पता करने पे ये हम जस्टिफाई कर लेंगे कि ये चार्ज ना सीधा भी नहीं जाएगा, ऐसे सीधे भी नहीं जाएगा, और ऐसे डाउनवर्ड भी नहीं जाएगा, ये चार्ज ऐसे यूं चलेगा। क्या कहते हो? रिजल्टेंट फोर्स तो ऐसा हो जाएगा उसका, मतलब इस चार्ज को अगर छोड़ दें ना तो ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड भी नहीं गिरेगा ये, और इस चार्ज को छोड़ दें तो ये ऐसा हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट भी नहीं जाएगा, बल्कि इस पर दोनों फोर्सेस का इफेक्ट अगर काम करता है, मास अगर कंसिडरेबल है, तो ये चार्ज इन दोनों फोर्सेस के इफेक्ट में ऐसा यूं जाएगा, यूं पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा, प्रोजेक्टाइल बन जाएगा बच्चों। ये समझ रही बात? Yes, sir. Yes. आई होप यू कैन रिलेट दीज थिंग्स वेल। मैंने खास इन बातों को अलग से आपके सामने इसलिए रखा कि आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम इन चीजों को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वहां पर हमें कोई दिक्कत नहीं चाहिए। मैंने कह दिया कि भाई चार्ज बैलेंस हो रहा है तो आपको फौरन क्लिक हो जाना चाहिए कि चार्ज क्यों बैलेंस हो रहा है, व्हाट इज द रीजन। वेल, इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे एक होमवर्क आपको दिया जा रहा है, आपने इस होमवर्क को ट्राई करना है। कर पाएंगे आप? कर पाएंगे? Yes, क्या sir. करना है? हाँ, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेट्स टेक द नेक्स्ट वन। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखें आप। 4 particles are given to us having a charge q. All of them might be having a positive charge, same magnitude जैसे कि क्वेश्चन में बताया जा रहा है, and it is being placed on the 4 vertices of a regular pentagon. Now this is important. पेंटागन में तो 5 कॉर्नर्स होते हैं, 5 वर्टाइसेस होते हैं, लेकिन इन्होंने तो सिर्फ 4 रखे। एक इधर, ये मैं ब्लू डॉट्स लगाते जा रहा हूं, दूसरा इधर, तीसरा इधर, चौथा इधर, मतलब एक कॉर्नर फ्री है, समझे? वन ऑफ द कॉर्नर इज फ्री। नाउ डिस्टेंस ऑफ ईच कॉर्नर फ्रॉम द सेंटर इज a। अब हर एक कॉर्नर, ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक पेंटागन ले लिया हमने, तो हर एक कॉर्नर से जो सेंटर तक का डिस्टेंस है वो a है, जैसे कि क्वेश्चन में बताया जा रहा है। अब हमसे इसने बड़ा अजीब सा सवाल पूछा, इसने बोला फाइंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ पेंटागन। सेंटर पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होगी ये निकालना है।
अगर मैं इसे पूरे ज्योमेट्री के साथ सॉल्व करने लग जाऊं तो ये बहुत टफ हो जाएगा क्वेश्चन। एंगल, डिस्टेंस, कैलकुलेशन एंड लॉट ऑफ लॉट। क्योंकि होगा क्या पता है, देख बेटा, ये वाला जो चार्ज होगा ना, ये अगर मैं सही हूं तो इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इधर जाएगी, क्या कहते हो? Yes. Yes. वाला जो चार्ज होगा ना, इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इधर जाएगी। ऑफ कोर्स ई ही होगी क्योंकि डिस्टेंस सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है चार्ज का। ये जो डी पॉइंट पे रखा हुआ चार्ज है बेटा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऐसे ऊपर जाएगी, करेक्ट है। और ई पॉइंट पे जो रखा हुआ चार्ज है, अगर मैं ऐसे इसको थोड़ा सा बता दूं तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इधर जाएगी। अब तुम खुद सोचो कि ये कितनी कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री बन गई वेक्टर्स की, और उसमें एक चार्ज गायब है, एक चार्ज नहीं है। समझ आ रही है बात? तब हमने तो निकालना है कि भाई इनकी वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी निकल रही है, 1 2 3 4। तो हर दो वेक्टर को पकड़ के उनका पैरेललोग्राम बनाओ, एंगल ढूंढो, एंगल ढूंढ के उनकी रिजल्टेंट निकालो, फिर तीसरे के साथ जोड़ो, फिर ऐसा करते करते चौथे के साथ जोड़ो और फिर फाइनल आंसर निकालो। तो मैं तो डर गया ये क्वेश्चन देख के, अब क्या करें? इतना सारा ज्योमेट्री मैं एग्जाम में तो हैंडल नहीं कर सकता, बिकॉज आई जस्ट हैव टू सॉल्व इट इन विद इन 1 मिनट 2 मिनट। बहुत हो गया, 2 मिनट के अंदर मेरे को निपटाना है क्वेश्चन ही। तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना इमेजिन किया जाए कि पॉइंट ई पर भी एक चार्ज है। जस्ट इमेजिन करो कि पॉइंट ई पर भी एक चार्ज है। समझे बात को? रेड कलर से जो मैंने लगाया ना, तो ये हमने ख्याल किया, हमने सोचा, हमने इमेजिन किया कि पॉइंट ई पर भी एक चार्ज है। समझ रहे बच्चों? Yes, sir. यस सर। तो बेटा पॉइंट ई पर जो चार्ज मैं इमेजिन कर रहा हूं, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आएगी वो तो इधर जाएगी, और वो भी उतनी ही होनी चाहिए जितनी बाकी चार्जेस की वजह से, क्योंकि मैंने इसको भी क्यों इमेजिन किया तो वैसा ही है, सेम। ठीक है बच्चों? यस सर। अब बेटा इस ज्योमेट्री को तो ध्यान से देख, ये सेंटर है अपना, ठीक है। एक वेक्टर ना बेटा इधर जा रहा है, ये ई। दूसरा वेक्टर मैं थोड़ा सा मतलब कोशिश करूंगा पूरी सिमेट्री ठीक से आपके सामने बनाने की, बट आप समझ जाओ बात को। ये दूसरा वेक्टर जा रहा है, ये तीसरा वेक्टर जा रहा है इधर, ये चौथा वेक्टर जा रहा है इधर, और ये जो है ना, ये हमारा पांचवा वेक्टर है ना, ये इधर है। क्या कहते हो? ठीक है। अब ये एक पूरी सिमेट्रिक फिगर बन जाती है, पूरी सिमेट्रिक फिगर बनती है। जिस हिसाब से ये पेंटागन हमको गिवन है ना, उस हिसाब से ये पूरी सिमेट्रिक फिगर बनती है, और इनमें से हर एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर से एंगल सेम होने लगता है, ऐसा होगा। ठीक है। ये वाले वेक्टर में जो एंगल बनेगा, इधर जो बनेगा, इधर जो बनेगा, इधर जो बनेगा, सारे सेम होते हैं। अब वेक्टर का एक रूल है कि ऐसे अरेंजमेंट में जिसमें 3 5 9 7 11 ऐसे वेक्टर्स बनते हैं और हर एक का एक दूसरे से एंगल अगर सेम बनता है, एक जनरल रूल मैं आपको बता रहा हूं, तो नेट वैल्यू हो जाती है 0। नेट वैल्यू क्या हो जाती है? 0। 0 होती है। ठीक है। जैसे ट्रायंगल के केस में हमने देखा ग्रेविटेशन चैप्टर में, सेंटर पे रखा, 3 आए, 120 120 120 एंगल बनिया, तो नेट 0 हो गया। तो वैसे ही बच्चों इनकी नेट वैल्यू 0 हो जाएगी, ये रूल है वेक्टर का। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं, जैसे कि ये सारे वैल्यू सेम होने चाहिए, एंगल सेम होने चाहिए, एंड सो ऑन। तो क्यों ना इनको ऐसे लिखा जाए कि इन सब की जो नेट वैल्यू है, E प्लस ई प्लस ई प्लस ई, 4 और पांचवा, ये सब मिला के 0 हो गया। क्या कहते हो? पांचवा मैंने खास रेड से लिखा, सोच के देखो आप, ठीक हो गई बात? यस सर। ये सब मिला के तो 0 हो रहे हैं। अब मेरे मन में एक सवाल आता है कि ये 0 कब हुए? जब ये पांचवा आया तब। अगर ये पांचवा नहीं आता तो ये 0 नहीं होते। करेक्ट है? ये जो रेड वाला वेक्टर मैंने दिखाया ना, अगर ये नहीं आता ना तो ये 0 नहीं होते। क्यों? क्योंकि तब एंगल्स इक्वल नहीं बनते इनके। भले ये वेक्टर्स इक्वल है लेकिन एंगल्स इक्वल नहीं बनते।
तो सोचने वाली बात है कि इस टोटल वैल्यू को जीरो किया किसने, इन सबको जीरो किया किसने, इन चारों को जीरो किसने किया, A चार्ज। पांचवे ने। अगर ये पांचवा नहीं आता तो ये जीरो नहीं होते श्योरली, क्योंकि सिमेट्री नहीं बैठती ना। सिमेट्री बैठी, आपस में कैंसिल हो गए, तब जाके वो जीरो हुए। क्या बात जा रही है दिमाग में आपके? Yes, sir. तो अगर पांचवा नहीं आता यहाँ पे तो सिमेट्री नहीं बैठती, अगर सिमेट्री नहीं बैठती तो जीरो नहीं होता। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि इन चारों को कैंसिल करने के लिए अकेला काफी है, क्योंकि ये आया तभी तो जीरो हुआ सब कुछ। क्या कहते हो? Yes, sir. Yes, sir. तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि इन चारों की वैल्यू को अगर मैं थोड़ी देर के लिए ई रिजल्टेंट बोल दूं और इसमें अगर मैं ये पांचवा मिला दूं वेक्टोरियली, तब इनका रिजल्ट जीरो होता है, तभी इनका रिजल्ट जीरो होगा। करेक्ट है? Yes, sir. तो क्या इसका मतलब ये माना जाए कि इन चारों का रिजल्टेंट वैल्यू, ध्यान से समझना बेटा, इक्वल है इस पांचवें लाल वाले के, खतरनाक वाले के, क्योंकि उसी ने तो मार के सबको जीरो कर दिया था। अगर वो नहीं आता तो जीरो नहीं होते। तो वो आया, तो आने के बाद उसने चारों के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया। अगर वो नहीं आता तो जीरो तो नहीं हो रहे थे ना। सोचे Yes. सोचे ऑफ कोर्स यहाँ पे मुझे माइनस भी लगाना चाहिए। अगर मैं इक्वेशन को हैंडल करता हूं तो आई जस्ट हैव टू टेक इट ऑन द अदर साइड, माइनस लगाना चाहिए वेक्टोरियली। बात समझे बच्चों? Yes, sir. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही निकला ना कि इन चारों के रिजल्टेंट का अगर मैग्नीट्यूड तलाश किया जाए तो वो पांचवे के मैग्नीट्यूड के बराबर है, क्योंकि अकेले ने चारों को मार दिया था। गौर करो बात को। ऐसा Yes, नो? sir. Yes, sir. Yes. अब आप सोचो, अब आप सोचो, ये मैं एरो दिखा रहा हूं कि इन चारों का एक लिखा हमने, ये चारों का एक रिजल्टेंट। अब आप सोचो ये पांचवे का मैग्नीट्यूड क्या है? ये पांचवे का मैग्नीट्यूड लिखना बहुत आसान है। सोचो आप, सोचो तो। कितना चार्ज रखा बेटा यहाँ पे तुमने? क्यू। कितने डिस्टेंस पे रखा? ए। ये यहां पे तुमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी है। बताओ आंसर, आंसर बताओ। 1/4 पाई Q बाई ए स्क्वायर। कहानी खत्म, कहानी खत्म। मतलब इन चारों का मैग्नीट्यूड इतना है, पांचवे के बराबर। क्या कहते हो? बात बैठी दिमाग में? Yes. Yes, sir. कोई फॉर्मूला कोई रूल लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब कोई आपको वेक्टर कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है लंबा चौड़ा, थोड़ा लॉजिक लगाओ। हाँ, लेकिन मैंने इसके लिए इमेजिन किया कि यहाँ पे अगर मैं फिफ्थ वाला चार्ज रखूं तो ये कहानी होगी। तो ये पांचवा चार्ज मैं अगर इमेजिन करता हूं तो वो अकेला मिलके क्या कर रहा है, इन चारों के इफेक्ट को कैंसिल कर रहा है। इसका मतलब पांचवे चार्ज का मैग्नीट्यूड चारों के चार्ज के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का, है ना? पांचवे चार्ज की वजह से डेवलप होने वाली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पहले से रखे गए चारों चार्ज की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के इक्वल होनी चाहिए, तभी तो कैंसिल कर दिया उसने। बात आई बच्चों समझ में? Yes, Yes, sir. sir. ओके, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? No, sir. ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। आइए एक और देखते हैं। यहां पर भी कुछ कुछ ऐसा ही है। 6 point charges are kept at the corners of a regular hexagon। अब हेक्सागोन मतलब 6 corners 6 साइड फिगर होगी, साइड ए है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागोन। ये सारे के सारे पॉजिटिव हैं। ये बड़ा आसान सा सवाल है, इट्स वेरी इजी। वी जस्ट वांट टू डिटरमाइन एट द सेंटर। अब ये इस तरीके का हेक्सागोन जब होता है ना बेटा, तो उसकी साइड लेंथ भी ए होती है और सेंटर से डिस्टेंस भी सेम होता है उसका, क्योंकि ये पूरे जो है ना, ये 60 डिग्री वाला ट्रायंगल जो होता है, क्या कहते हैं, क्या नाम है उसका? Equilateral. 60। Equilateral. हाँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हैं, तो ये सब साइड सेम हो जाते हैं इसके। एनी हाउ, अब इसमें सोचो, इसमें हर एक चार्ज पॉजिटिव रखा गया है, विच मेक्स द प्रॉब्लम वेरी इजी। आप सोचो आप कि ये इस चार्ज की वजह से डेवलप होने वाली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किधर जाएगी? अबे ऐसी होनी चाहिए ना।
करेक्ट है बेटा? यस सर। अच्छा, तो इस चार्ज की वजह से कहां जानी चाहिए अभी, क्या कहते हो? यस सर। अब यही क्लू लग गया कि दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट। कैंसिल। वैसे ही क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल चार्जेस का भी मामला हो जाएगा इधर और इधर, वैसे ही बचे हुए दोनों का भी मामला हो जाएगा इधर और इधर। मतलब हर एक का दूसरे का अपोजिट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और हम बड़े शान से कह देंगे कि जो भी नेट वैल्यू है वो क्या है, जीरो है। कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। हाँ, दिक्कत तो तब आती जब इसमें से कोई एक पॉजिटिव और कोई दूसरा निगेटिव होता, तब तो पूरा वेक्टोरियल कैलकुलेशन करना पड़ता हमें। समझे Yes. बेटा बात को? Yes. वैसे हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो बड़े सिंपल पॉइंट चार्जेस वाले कर रहे हैं। धीरे 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 हम इसको ऊपर उठाएंगे क्वेश्चन की लेवल को। मैंने आपको पहले ही कहा है कि ये बहुत लंबा चलने वाला है चैप्टर, 40-50 घंटे चलेगा, बहुत दूर तक जाएगा, और कैपेसिटर्स जोड़ लूं तो और ज्यादा हो जाएगा इसमें आगे जाके, बट वो 12th के सिलेबस में और आगे इंक्लूड होगा। तो बस जैसे आपको बताया जा रहा है आप इत्मीनान से वो पढ़ते चलें, बिल्कुल पेशेंस के साथ। एट द एंड यू विल रियलाइज कि हमने बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया है। एनी हाउ, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस। ये बड़ा खतरनाक हो गया, इनफाइनाइट चार्जेस। अब पहला जो अरेंजमेंट दिया गया बच्चों वो ऐसा दिया गया, ये वाला अरेंजमेंट है, दिस इज फिगर ए, इनफाइनाइट। पहले मैं आपसे ये सुनना चाहता हूं कि कोई एक चार्ज अगर हमारे पास है, एक सिंगल चार्ज, तो उसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हम लोग कैसे लिखते हैं? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, ख्याल रहे मैग्नीट्यूड लेंगे उसका, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं लेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे उसका। फोर्स में भी हमने ऐसे ही किया था, उसका मैग्नीट्यूड लिया था, डिवाइडेड बाय जो भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर देते हैं, जहां कहीं भी हम उसे मेजर करना चाहते हैं। अब हमने रखना चालू किए चार्जेस क्यू 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 क्यू, और ये कहानी हमारी जाएगी कहां तक? इंफिनिटी तक। अब हमें टोटल निकालना है कि ऊपर कितना आएगा। तो बेटा पहले तो डायरेक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि क्या सभी के डायरेक्शन सेम आएंगे? यस, क्योंकि यहां रखा हुआ चार्ज भी पॉजिटिव, यहां रखा हुआ भी पॉजिटिव, यहां रखा हुआ पॉजिटिव, इंफिनिटी पे रखा हुआ चार्ज भी पॉजिटिव, मतलब ऑल ऑफ देम विल डेवलप द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अवे फ्रॉम देम एंड द टोटल डायरेक्शन विल बी दिस। क्या कहते हो? सब की वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पॉइंट ऊपर अवे ही जाएगी, क्योंकि ऑल ऑफ देम आर हाउ, सभी के सभी कैसे हैं? पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। तो एक इसका मामला तो कम से कम इजी हो गया कि भाई चलो सबकी डायरेक्शन सेम है तो ऐड करेंगे। तो बेटा नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपल है, पहले चार्ज की वजह से आने वाली इंटेंसिटी, दूसरे चार्ज की वजह से आने वाली इंटेंसिटी, तीसरे चार्ज की वजह से आने वाली इंटेंसिटी, और ऐसा करते 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 कहां तक? इंफिनिटी पर रखे हुए चार्ज की वजह से आने वाली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमें ऐड करनी पड़ेगी। और हम ये डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, वेक्टर रूल यहां पर खास अप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी इस सिचुएशन में। क्यों? क्योंकि ऑल ऑफ द चार्जेस आर गोइंग टू डेवलप द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी विच इज डायरेक्टेड इन द सेम मैनर, सेम डायरेक्शन। पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? ये यस। आप सोचो बेटा, हर एक के लिए मैं जब फॉर्मूला लिखूंगा तो सबके लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन आ जाएगा ना, मतलब सब में आएगा ना ये, क्या कहते हो? Yes. Yes. तो क्यों ना इन सब का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया जाए। तो मैंने इन सब का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया। अब हर एक के लिए चार्ज तो क्यू है, इसमें भी क्यू, 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 इन्फिनिटी में रखे हुए चार्ज को भी क्यू वैल्यू आएगी, तो मैंने उसको भी कॉमन ले लिया। फिर बचा क्या? तो पहले वाले के लिए क्या आएगा? 1/1, इनफैक्ट 1/1 का स्क्वायर। दूसरे वाले के लिए क्या आएगा? 1/2 1/2 का स्क्वायर। तीसरे वाले के लिए क्या आएगा? 1/4 का स्क्वायर। ऐसा करते 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 हम सीधा पहुंचेंगे 1/∞ तक। अब यहां हमारी गाड़ी अटक रही है यार, 4-5 होते तो हम ऐड कर लेते, चलो 10 भी होते, 100 भी होते, 1000 भी होते, तो हम घंटा भर लगा के ऐड कर लेते किसी तरीके से।
लेकिन ये तो इन्फिनिटी पे जा रहा है, अब इन्फिनिटी मतलब मैं कहाँ रुकूं, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा ना। जीपी सर। हाँ वेरी गुड, शाबाश बेटा। तो सबसे पहले तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं। ये मैंने लिखा q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये मैं स्क्वायर स्क्वायर पूरा कर लेता हूं, तो ये बन गया 1/1, ये बन गया 1/4, ये बन गया 1/16 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन टिल आई गेट द लास्ट नंबर इन्फिनिटी। हमने क्लास 11th में या इवन इन द एलिमेंट्री क्लासेस आपने सीखा होगा सीरीज, अलग अलग तरीके की सीरीज होती है नंबर्स की। Yes. अरिथमेटिक प्रोग्रेसिव सीरीज बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसिव सीरीज बोलते हैं। उसमें से Yes. ये जो सीरीज बन रही है ना नंबर्स की, इस तरीके की, इसमें आप एक बात नोटिस करेंगे कि इनका रेशियो कॉमन है। रेशियो कॉमन है, जैसे आप देखिए सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का रेशियो ले लें आप, जस्ट कैलकुलेट करें, यहाँ पे साइड में मैं करता हूँ, ये कॉमन रेशियो बोलते हैं ना। तो सेकंड टर्म हो गया बेटा अपना 1/4 डिवाइडेड बाय 1/1। आंसर आप ध्यान से देखो तो 1/4 आ गया। फिर आप क्या करो, थर्ड और सेकंड टर्म का रेशियो लो, तो थर्ड टर्म क्या है अपना 1/16, 1/4। इसको भी सॉल्व करेंगे ना बेटा आप, तो आंसर 1/4 ही आएगा। और इनफैक्ट इसके आगे देखोगे ना तो 8 होना चाहिए, ठीक है ना। 1/2, उसका डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो 64 हो जाएगा। तो 64 और 16 का फिर रेशियो लूंगा तो मुझे फिर 1/4 मिलेगा। तो ये जिस तरीके की सीरीज मिल रही है, ये सारी सीरीज कॉमन रेशियो पर बेस करती है। कॉमन रेशियो, ये सारी सीरीज जो है ना कॉमन रेशियो पर बेस करती है। और एक ऐसी सीरीज जो कॉमन रेशियो पर बेस करती है उसे कहा जाता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसिव सीरीज, जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। समझे बच्चों? यस सर। Yes. हाँ, अब ये आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, खास करके वो स्टूडेंट्स जो नीट की तरफ इंक्लाइंड है अपने प्रिपरेशन में। तो आप इसे याद रखें, बिल्कुल चुनिंदा स्टैंडर्ड केसेस होते हैं, बस इनको याद रखें तो ज्यादा आपको टेंशन भी नहीं होगा कि भाई इस तरीके का प्रॉब्लम आया तो ये करना है। तो ये एक ज्योमेट्री प्रोग्रेसिव सीरीज है। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसिव सीरीज में सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म निकालने का एक खास तरीका है, क्योंकि हमने यहां तो सबका सम ही कर लेना है, एडिशन ही करनी है ना। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इन जीपी। A/1 - R। वेरी गुड, शाबाश। तो ये हो जाता है बेटा a डिवाइडेड बाय 1 - r। नाउ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन मेकिंग अ चॉइस ऑफ व्हाट इज a एंड व्हाट इज r। तो बच्चों a जो होता है ना यहाँ, वो पहला टर्म होता है, फर्स्ट टर्म। तो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है 1/1, One. यानी कि क्या है 1 है। और r जो होता है ना बेटा, ये कॉमन रेशियो होता है। अभी हमने देखा कॉमन रेशियो यहाँ पे कितना आया 1/4। ठीक है, ठीक हो रही है बेटा बात? यस सर। तो बच्चों इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो a का वैल्यू तो हमने लेना है 1 डिवाइडेड बाय 1 - 1/4। If you properly solve it, you will be getting 1/3/4, and henceforth you can make a final claim of answer 4/3। ठीक हो गई बेटा बात? Yes. यस। मैथ्स ने हमें यहां बचा लिया, मैथ्स की वजह से हम यहां पे बच गए, अदरवाइज तो हम बहुत बुरी तरह अटक जाते। इसीलिए हम कहते हैं ना कि भाई फिजिक्स अगर करना है अच्छा तो थोड़ा बहुत मैथ्स आना चाहिए। अब हमें मैथ्स की वजह से ये पता चला कि इस पूरे ब्रैकेट का आंसर, भले वो इंफिनिटी तक जाता हो, भले वो जा रहा होगा इंफिनिटी तक, जिसे मैं टिपिकली कन्वेंशनल तरीके से तो कर ही नहीं पाता। अगर मुझे जीपी की आइडिया नहीं होती, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की आइडिया नहीं होती ना मुझे, तो मैं कर ही नहीं पाता। तो हमें मैथ्स ने ये बता दिया कि इस पूरे ब्रैकेट का आंसर क्या है 4/3. 4/3, दैट्स इट। तो अब गौर करें और आंसर बताएं कि नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या लिखनी चाहिए। तो देखो बेटा, हमने ये चीज तो यहां से कॉमन ले ली, Q/4πε0। अब ये पूरा ब्रैकेट हटा के क्या लिखेंगे 4/3. 4/3, बस खत्म, जीत गए फिर आप। सो ये हो गया Q डिवाइडेड बाय 4πε0। पूरा ब्रैकेट हटा दो, उसकी जगह लिखो 4/3 और फिर फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। Q कट गया, सॉरी 4 कट गया, 4 कटने के बाद Q डिवाइडेड बाय 3πε0। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, राइट?
अब इसी में ना मैंने एक और अरेंजमेंट किया है, हल्का सा, थोड़ा सा चेंज, लिटिल चेंज जिसे कहते हैं ना। आपको थोड़ा दिमाग चलाना है बच्चों यहाँ पे भी। तो चार्जेस आर अरेंज लाइक दिस, ऐसे अरेंज कर दिए चार्जेस, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, फिर तीसरा पॉजिटिव और कंटिन्यूएशन में चौथा नेगेटिव आएगा। तो हमने पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव कर दिया, और ये हम करने वाले हैं कहां तक, इन्फिनिटी तक। विल बी डूइंग दिस टिल इन्फिनिटी। आ रही बच्चों बात समझ में? Yes. Yes, sir. अब होगा क्या कि जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जाएगी अवे, है ना, Yes, sir. ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो अपने लेवल पर काम करेगा, वो थोड़ी देखेगा मेरे बाजू कौन है, मैं मेरी वजह से जो बन रहा है वो तो मैं बाहर फेंक दूंगा बस, अवे, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अवे। और जितने भी नेगेटिव चार्जेस हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी, towards negative. टुवर्ड्स। तो क्या हम यहां हर एक वैल्यू को ऐड करेंगे क्या? No. नहीं कर सकते बेटा, यहां पे हमने हर एक वैल्यू को ऐड किया। रीजन बड़ा सिंपल है कि ऑल ऑफ देम आर पॉजिटिव एंड ईच एंड एवरी चार्ज इज गोइंग टू डेवलप द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी व्हिच इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द चार्ज, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर पॉजिटिव। बट इफ यू लुक दिस सिचुएशन, every positive charge will develop away and every negative charge will develop towards, तो फिर एडिशन के बाद सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। क्या कहते हो? Yes. Yes, sir. वेरी गुड। यानी कि नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बेटा हम लिखना चाहते हैं तो भाई पहले चार्ज की प्लस आ रही है तो सेकंड वाले चार्ज की नेगेटिव आएगी। पहले कैसे, दूसरे से माइनस कर, देखो पहला पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो पहला प्लस लिया मैंने, दूसरा माइनस करना पड़ेगा। फिर तीसरा क्या करें, Plus. वापस से प्लस, और चौथा क्या करना पड़ेगा, Minus. और ये प्लस माइनस का सिलसिला चलता रहेगा टिल वी रीच द नंबर ऑफ इंफिनिटी। जाओ इंफिनिटी तक। अच्छा, अब इनमें से हर एक की जब मैं वैल्यू लिखूंगा तो क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मुझे कॉमन लेना है? Yes. शाबाश। चार्ज का मैग्नीट्यूड भी बेटा कॉमन लेना है, सोच के देख, सोच गहराई से सोच, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी कॉमन लेना है, क्योंकि तुमने जो फॉर्मूला लिखना है ना बच्चों, वो ये लिखना है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मैं फिर जोर देके बोल रहा हूं, मैं आपको ये बात उस वक्त से बता रहा हूं जब मैं कूलम्स लॉ पढ़ा रहा हूं आपको। यहाँ चार्ज का पॉजिटिव या नेगेटिव साइन इस्तेमाल नहीं किया जाता, चार्ज का मैग्नीट्यूड लिया जाता है और डायरेक्शन बताई जाती है कि चार्ज इफ इट इज पॉजिटिव देन इट इज डायरेक्टेड अवे एंड इफ इट इज नेगेटिव देन इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द चार्ज। तो भले यहाँ पर एक चार्ज पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है लेते वक्त, लेकिन चार्ज का मैग्नीट्यूड ही लेंगे हम, तो क्यों हमने कॉमन ले लिया। ठीक हो गई बेटा बात? यस। Yes, sir. Yes. अब आपने बताना है कि हम ब्रैकेट में क्या लिखें। सो इट विल बी जस्ट 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, सोच के देख बेटा, प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस माइनस अब जो भी आएगा आगे, नहीं प्लस 1/E3 में क्या है, 4 है ना, हाँ E3 में तो 4 आ गया बराबर, ये पहला दूसरा तीसरा, फिर उसके आगे 8 का स्क्वायर, फिर उसके आगे 8 का डबल 16 का स्क्वायर, फिर उसके आगे 32 का स्क्वायर, फिर उसके आगे 64 का स्क्वायर, लेकिन एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस। आर यू गेटिंग दैट सीक्वेंस राइट? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर मैं यहाँ लिखता भी हूं तो बच्चों ये 8 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर आगे ये प्लस करते 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 हु नोज इन्फिनिटी कहाँ आएगा, वही चलो जाके इन्फिनिटी नंबर लगा देते हैं। Yes. अब इस ब्रैकेट को भी अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसमें भी हमें कुछ उसी अंदाज से नंबर्स देखने को मिलेंगे जैसे हमने अभी अभी किए थे, बट विथ अ लिटिल डिफरेंस, with a little difference, and what that difference is, what that difference is, we have one number as plus and another number as minus, है कि नहीं? और इसमें भी बच्चों अगर मैं कॉमन रेशियो निकालता हूं, ध्यान से देखो बेटा, इसमें भी अगर मैं कॉमन रेशियो निकालता हूं तो क्या आएगा, माइनस 1/4 डिवाइडेड बाय 1/1। आंसर क्या आया, -1/4. -1/4। शाबाश। दूसरे आगे के नंबर का कॉमन रेशियो निकालता हूं,
माइनस, सॉरी प्लस में है ना नंबर, तीसरा और दूसरा, ये मैंने पहला दूसरा निकाला, अब मैं 1 तीसरा by दूसरा 16 निकाल रहा upon 1 by 4. हूँ। 1 वेरी by गुड, 4. ये हो Minus गया 1 by 4. 1/16 डिवाइडेड बाय -1/4, और मैं इसको सॉल्व करता हूँ ना बेटा, इसका भी आंसर -1/4 ही आएगा, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से कोई एक माइनस है तो टोटल माइनस ही होता है। Yes. अगला भी अगर मैं करता हूं तो 1 अपॉन माइनस में 1/64 डिवाइडेड बाय 1/16, मतलब फिर एक बार मुझे -1/4 ही मिलेगा। Yes. कंक्लूडिंग पॉइंट क्या है? Sequence is a GP. R कॉमन रेशियो constant. -1/4 एंड द गिवन सीक्वेंस इज अ जीपी, गिवन सीरीज इज जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्लियर हुई बेटा बात? अब जो स्टूडेंट्स यहाँ 11 में मैथ्स पढ़ रहे होंगे उनके लिए ये बड़ी सी सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ सिलेबस, दे नो इट। आप जिनका मैथ्स नहीं है, जो जरा बायो पे फोकस कर रहे हैं, नीट वाले स्टूडेंट, तो उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, तो मैं उन बच्चों को हमेशा ये कहता हूँ यार आप ये 2-3 कंडीशन याद रख लो। अब जैसे इंटीग्रेशन की हमने याद रखी है, डिफ्रैक्शन की याद रखी है, तो 1-2 ये भी याद रख लो, मामला आसान हो जाएगा। अच्छा अब ये बताओ पहला टर्म क्या है इसमें? 1. इट्स जस्ट 1, बस। अब आए आगे बढ़ते हैं। ऐसे इन्फिनाइट टर्म्स हम जीपी में निकालते हैं, जैसे हमने पिछली बारी निकाले, ये देखो, ये जैसे हमने यहां निकाले, वैसे ही सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स इन जीपी हम ले लेते हैं। सेम काइंड ऑफ फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, मतलब इस पूरे ब्रैकेट का आंसर हम लेना चाहते हैं, तो हमको पता है कि ऐसी सिचुएशन का जो फॉर्मूला बनता है वो ऐसा है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इन जीपी सीरीज, जीपी सीक्वेंस कह लीजिए, इट इज a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। नाउ व्हाट इज a? 1। 1. व्हाट इज r? Minus 1 by 4. 1/4. तो वो प्लस हो गया 5/4, 4/5, क्या कहते हो? Yes, sir. आंसर चेंज्ड, प्रीवियस कंपैरेटिवली आंसर बदल गया। अब हमारा कहना है कि ये पूरी ब्रैकेट हटाओ, मैथ्स को दुआ दो इन सेंस के मैथ नहीं होता तो हमें ये हेल्प कौन करता, तो मैथ्स के लिए अच्छी अच्छी बातें बोलो, ये पूरा ब्रैकेट हटाओ और ब्रैकेट हटा के क्या लिखो? 4/5. 4/5 लिख दो, खत्म। तो आपका इनेट का आंसर क्या तैयार हो रहा है? आप देखें इस सिचुएशन में इनेट का आंसर बेटा तैयार होगा q डिवाइडेड बाय 4πε0। ये जो ब्रैकेट से पहले वाला टर्म जो हमने पहले कॉमन ले रखा था, ब्रैकेट की जगह पे आ गया 4/5। तो मेकिंग अ लिटिल सॉल्यूशन, आप फाइनल आंसर क्लेम करेंगे q डिवाइडेड बाय 5πε0। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक हो रही है बातें? Yes, sir. Okay. So this is how we try to sort it out. This is how we just continue the solution. आए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसमें। हम बहुत ज्यादा स्लो तो नहीं चल रहे हैं, मतलब ये भी एक कंसर्न पॉइंट है मेरा कि हम बहुत ज्यादा स्लो हो गए तो फिर बोर होने लगेगा। No, sir, no. और मुझे ये भी डर लगा रहता है कि अगर मैंने एक आध बात स्किप कर दी, ऐसे ही बोल दिया, जल्दी से बोल दिया, तो फिर आप मतलब पूरी तरीके से ही लूज कर देंगे कंटेंट को। इसलिए एक बैलेंस बनाना चाहता हूं मैं, जहां पे हम थोड़ा पेस भी ठीक रखें और समझ में भी सब कुछ आए। नाउ वी हैव 2 पॉइंट चार्जेस, एक पॉजिटिव है, दूसरा भी पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है। फाइंड द पॉइंट अलोंग द एक्स एक्सिस वेयर द नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज 0। ये जस्ट वो इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन है ना, इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन होती है ना, बिल्कुल वैसे। तो लेट्स से कि ये इस तरीके से एक्स एक्सिस का रिप्रेजेंटेशन है, कहीं पे 2 चार्जेस रखे गए हैं, लाइक ये एक्स एक्सिस ऐसे बना देते हैं छोटा ही, एक चार्ज यहां रखा गया है, दूसरा चार्ज यहां रखा गया है। One of them is 8 microcoulomb, of course positive, and the another one is also positive with 6 microcoulomb. We have to search a point where the electric intensity is 0. बेटा 0 होने की कंडीशन जो होती है ना, बड़ी सिंपल है, मैं लिखता हूं, देखो इसको। जब ये होगा ना तब 0 होंगे, क्या कहते हो? क्या कहते हो? Yes. 2 चार्जेस आपस में जब एक दूसरे की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैंसिल कर पाएंगे तभी तो 0 होगा।
सही है ना? Yes. जैसे देखो हमने अभी एक थोड़ी देर पहले एग्जांपल सॉल्व किया, आपने बोला यहाँ खुशी खुशी सर 0 हो गया, क्यों 0 हुआ बेटा? तो बात तो यही थी ना कि हर चार्ज अपने सामने वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बराबर और अपोजिट इंटेंसिटी डेवलप करता है, तो वो कैंसिल हो जाता है। पूरी तरीके से कैंसिल होना, 0 होना, उसके लिए हर चार्ज की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इक्वल भी होनी चाहिए और अपोजिट भी होनी चाहिए। सही है बेटा पॉइंट? Yes, sir. अब लॉजिकली सोचो बेटा, ये पॉइंट सेंटर में नहीं आ सकता, इट कैन नॉट बी। क्यों? ये सब हम इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके हैं, स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम चार्जेस का फोर्स के लिए पढ़ चुके हैं हम। थोड़ा सा दिमाग चलाएं, फटाफट बताएं, ये सेंटर में नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि हमने इसको अगर एग्जैक्टली सेंटर में लिया, वो पॉइंट जहां पे सब कुछ 0 होता है, तो डिस्टेंस तो हमने सेम चॉइस किया, लेकिन चार्जेस इक्वल कहां है? तो सेंटर में दोनों की तरफ से बनने वाली इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इक्वल बनेगी ही नहीं। चलो अपोजिट तो बन जाएगी, लेकिन इक्वल नहीं बनेगी ना। Yes. समझ रहे हैं बेटा बात को? Yes, sir. So they cannot cancel each other's intensity and henceforth it cannot be 0 at the midpoint of the line joining. हो ही नहीं सकता। चलो, तो किसी ने बोला सर एक काम करते हैं, 8 वाले के नजदीक ले लेते हैं पॉइंट, यहां 0 है बोलते हैं। मैं बताऊं यहां 0 हो ही नहीं सकता। क्यों? क्यों? कोई बताएगा, आंसर बताएगा इसका? सोचें जरा, गौर करें। इधर भी 0 नहीं होगा, क्यों? सोचे ना बेटा, मैंने इक्विलिब्रियम पढ़ाया आपको, ऐसे ना करें। आप किसके नजदीक आए? बड़े वाले चार्ज के नजदीक आ गए आप। larger, हाँ ठीक है ना, सिंपल वर्ड्स में बात करें अपने, बड़े वाले चार्ज के नजदीक आ गए आप। तो अगर आप बड़े वाले चार्ज के नजदीक आए, तो उसकी वजह से बनने वाली इंटेंसिटी तो ज्यादा बनेगी। क्या कहते हो? yes, और फिर छोटे वाले चार्ज से आप दूर हैं, तो छोटे वाले चार्ज की इंटेंसिटी कम बनेगी। अब एक की कम बन रही है, एक की ज्यादा बन रही है, तो कैंसिल कैसे होगी? बात जा रही है बेटा दिमाग में? yes, sir, तो सेंटर में नहीं हो सकता, बड़े वाले के नजदीक नहीं हो सकता, तो कहां हो सकता है? +6 के हाँ, छोटे वाले के नजदीक। तो आप कहीं भी एक ऐसा पॉइंट चॉइस कर लें जो छोटे वाले के नजदीक है। ये पॉइंट है जहां पे हम कहेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या हो रही है? 0। Equal. अब चलें ये मानते हैं कि छोटे वाले चार्ज से इसका डिस्टेंस जो है ना, ये x ले लिया मैंने, तो फिर बड़े वाले चार्ज से इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 6 - x, क्योंकि टोटल तो 6 था। Yes. अब इनमें से जो 8 वाला है, इसने ऐसी इंटेंसिटी बनाई, अवे क्या कहते हो? यस और नो? yes, और जो 6 वाला है, इसने ऐसी इंटेंसिटी बनाई, क्या कहते हो? दोनों पॉजिटिव है ना, तो दोनों अवे बनाएंगे। क्या हुआ? दोनों इक्वल निकले और अपोजिट निकले। अब जब इक्वल अपोजिट हो गए तो कैंसिल हो जाएगा। करेक्ट है? Yes, sir. अरे बच्चों रिस्पॉन्स करो। Yes, sir. बॉयज, बात चली गई बॉयज? दिमाग में आ रहा है, नहीं आ रहा है? Yes, sir. ओके, सो यू मे गेट अ सिचुएशन कि यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैंसिल होगी। अच्छा, कैंसिल होने के लिए तुमने ख्याल किया क्या हुआ? चलो इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, तो आपको डेफिनेटली ये बोलना पड़ेगा कि 1 इज इक्वल टू 2, तभी कैंसिल होगी। अगर 1 ग्रेटर देन है, 2 उसका मान लो ग्रेटर है, दोनों में से कोई एक छोटा कोई एक बड़ा है, तो कैंसिल होके 0 नहीं कर सकता ना वो। कंडीशन समझ आ रही? 0 के लिए अपोजिट भी चाहिए, और Equal. Equal. अपोजिट तो वेक्टोरियली हमें समझ आ जाता है। अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन के दोनों को कैसे करोगे? कैसे करोगे दोनों को? बोलो, इक्वल करोगे ना? Yes. चलो बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बोलो फटाफट। 2/r. हाँ आगे, चलो भाई टाइम पास मत करो। 8 × 10⁻⁻⁶,
क्योंकि मैंने E1 8 के लिए लिखी है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस देख कितना है उसका, शाबाश 6 माइनस एक्स का स्क्वायर। दूसरी तरफ बता, बोल जल्दी। -6 वेरी गुड, divided by x. डिस्टेंस एक्स का स्क्वायर लिखा है, बस काम खत्म। ये काटो, ये काटो, ये -6 काटो, ये -6 काट दो। E1 आगे चल के ये भी काट दो, चलो ये 2 से काट दिया मैंने, ये 3 हो गया, ये भी 2 से काट दिया मैंने, ये 4 हो गया। Getting it? So I may get a simplified format of it like 4 divided by 6 minus x the whole square is equal to 3 divided by x square. सबका स्क्वायर रूट कर लो, do the square root of everything. तो ये हो गया 2, ये हो गया 6 minus x, ये हो गया √3 डिवाइडेड बाय ये हो गया x। क्या कहते हो बेटा? Yes. मेक अक्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा बेटा 2x इक्वल 6√3 माइनस √3x। क्या कहते हो? 2x प्लस √3x इज इक्वल टू 6√3। अब मैं थोड़ा बहुत आपको एडिशनल नंबर्स के साथ बता दूं, √3 होता है 1.732, 6√3 इसको जैसा है वैसे रहने दो। 2 में से 1.732 माइनस करो, कितना होता है? चलो थोड़ा सिंपल कर लो, 1.7 कर लो, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ रहे हो बेटा बात को? तो 2x में से 1.7x माइनस कर लो, कितना हो गया? 0.3. 0.3x 6√3, तो x क्या हुआ? 6√3 डिवाइडेड बाय 0.3। करेक्ट है? थोड़ा सा सरप्राइजिंग रिजल्ट मिलेगा अभी हमको, शायद हम चौंक जाएं। डिवीजन तो करो इसकी, इसको कर लो 60/3, चलो इसको कर लो 60 √3 डिवाइडेड बाय 3, इसको काटो, कितना हुआ ये? तो आंसर क्या आया? 20√3। मैं चाहता हूं आप ये मल्टीप्लीकेशन करें और मुझे आंसर बताएं। √3 तो होता है 1.732, अब ये मल्टीप्लीकेशन करके आप आंसर बताएं, जरा क्विकली करें। 34.64. 34.64 मीटर। ये कैसे आया? हाँ बोल जल्दी क्या आना। प्लीज माइक ऑफ, प्लीज 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 टेक योर माइक ऑफ। ये रिकॉर्डिंग में आ जाता है, रिकॉर्डिंग में आएगा ये, दैट्स टू डिस्टर्बिंग। अब ये अजीब हो गया ना, ये कैसे? ये कैसे? देख लो, कैलकुलेशन तो हमने सब कुछ सही किया। 34 मीटर पे आ गया यार ये, और हमारा गैप तो खाली 6 मीटर का है, ऐसे कैसे? 2x plus 1.7x. कहां पर? यस, कैलकुलेशन चेक करो, देखो हमने कुछ गलत तो नहीं किया। प्लस करना था, आप माइनस करें। कहां प्लस करना था, माइनस करें? कहां? वेयर? देख लो, कहीं कुछ गलत किया तो बताओ कैलकुलेशन में, जरा जल्दी जल्दी चेक करो। देखो पॉइंट हमने यहां इमेजिन किया, ये x हो गया, ये 6 माइनस एक्स हो गया, एंड सो ऑन, वी जस्ट मेड द कैलकुलेशन राइट। टोटल तो 6 है, 6 में से x निकाल दिया तो 6 माइनस एक्स बच गया। बट फिर भी ये बड़े अजीब तरीके से ये आ गया, 34 वाला आ गया, ये ऐसे कैसे? 34 तो आ ही नहीं सकता ना ये गैप, क्योंकि ये दोनों का दरमियान का गैप कितना है? मैक्सिमम 6 है, तो 34 तो आना ही नहीं चाहिए।
चेक आउट विद दिस, ये पहले सही किया, यहाँ पहली स्टेप करेक्ट है। Sir, 2x plus 1.7x. कहाँ? 2x. थर्ड स्टेप Root इधर? 3 upon 3. एक सेकंड, लेट्स गो विद द सॉल्यूशन, चेक करें इसको। यहाँ तक सही है? Yes, sir. यस यहाँ, यस Yes. यहाँ, यस ठीक है ना? यहाँ यस Yes. ये √3x इधर ले जाऊंगा तो प्लस ही हो जाएगा ना। Yes. अब √3 का तो एक्चुअल वैल्यू भी नहीं लिया मैंने, थोड़ा सा उसको मैंने राउंड ऑफ कर लिया, 1.732, तो 1.7 ले लिया, तो यहाँ गलती हुई। 3.7. हाँ, यहाँ प्लस मिस्टेक करना हुई, यहाँ मिस्टेक हुई। तो ये कितना हो गया? 2.7 ये होना चाहिए 3.7, तो यहाँ होना चाहिए 3.7। चलिए 3.7 हो गया। अब ये पूरा आप सॉर्ट आउट कर लें और जल्दी से मुझे बता दें क्या है। चलिए अच्छी बात है। ये बीच में से किसी का माइक ऑन हो गया था, दैट वाज वेरी सीरियस, ऐसा नहीं करें आप। ये 3.7, सो आपने बस ये मल्टीप्लिकेशन कर लेना है, 1.732 डिवाइडेड बाय 3.7। बता सकते हैं क्या आंसर है इसका? सो दैट वी कैन एंड विद दिस लेक्चर नाउ। 10.392 upon 3. वो पूरा डिवीजन करके बताओ, वो 10 पॉइंट 1 पॉइंट वो सब कर दो, फाइनल आंसर बताओ 2.8 कितना। See whatever you're saying, I'll be just writing it, and it will be in recording as it is. Make sure you state the correct answer. Yes. 6 multiplied by 1.732 divided by 3.7. Do it fast. Yes. 2.80 Point. 0. It's okay. 2.8 meter. So it seems correct. यहाँ से तकरीबन 2.8 मीटर के आप नजदीक चले जाओ तो आपको नेट इंटेंसिटी 0 मिल सकती है। क्वेश्चन समझ आ गया बच्चों आपको? Yes. Okay. So we'll stop for this.